नमस्ते। आज बात करेंगे उन लड़ाइयों की, उन जंगों की, जिन्होंने सिर्फ नक्शे नहीं बदले बल्कि पूरी की पूरी सभ्यताओं का भविष्य लिख दिया। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर और देखते हैं कि कैसे भारत और दुनिया को इन बड़े बड़े युद्धों ने वो शक्ल दी जो आज हम देखते हैं। तो हमारा ये सफर कैसा रहेगा? देखिए, सबसे पहले हम चलेंगे भारत के प्राचीन युद्ध क्षेत्रों में, फिर मध्यकाल के उस तूफानी दौर में जहां एक के बाद एक सल्तनतें बनी और मिटी। वहां से हम पहुंचेंगे आधुनिक भारत के बनने की कहानी पर। फिर जरा दुनिया पर भी एक नजर डालेंगे कि वहां कौन सी बड़ी लड़ाइयां हो रही थीं। और हाँ, आखिर में कुछ कमाल के तरीके देखेंगे जिससे ये सब कुछ आसानी से याद रह जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी यात्रा का पहला पड़ाव, भारत के प्राचीन युद्ध क्षेत्र। पता है, ये सिर्फ लड़ाइयां नहीं थीं, ये तो एक तरह से वो नींव के पत्थर थे जिन पर आने वाले समय में बड़े बड़े साम्राज्यों की शानदार इमारतें खड़ी होने वाली थीं। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। एक तरफ है दशराग्य युद्ध, सोचिए ये हमें वेदों के जमाने में ले जाता है, और फिर सिकंदर का भारत पर हमला। दोनों के बीच 1000 साल से भी ज्यादा का गैप है। और फिर आता है कलिंग का वो युद्ध जिसने एक ही झटके में सम्राट अशोक को चंड अशोक से धम्म अशोक बना दिया, मतलब एक विजेता से शांति का दूत। ये 3 लड़ाइयां मानो प्राचीन भारत के 3 अलग अलग चैप्टर की कहानी सुना रही हों। अच्छा, तो अब हम समय में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सीधा चलते हैं मध्यकालीन भारत में। ये वो दौर था जहां तलवारों की गूंज में नए नए साम्राज्य बन रहे थे और पुराने मिटाए जा रहे थे। मतलब चारों तरफ उथल-पुथल, आक्रमण, बहादुरी की कहानियां और सत्ता का एक बिल्कुल नया खेल चल रहा था। अब जरा यहाँ देखिए, सिर्फ 3 साल, और इन 3 सालों के अंदर 3 ऐसी लड़ाइयाँ हुई जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। तराइन के 2 युद्ध और फिर चंदावर का युद्ध। इन लड़ाइयों ने न सिर्फ राजपूतों की ताकत को चुनौती दी, बल्कि ये तय कर दिया कि अब नॉर्थ इंडिया पर किसका राज होगा। सच कहूँ तो ये भारतीय इतिहास का एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और अब आते हैं बाबर पर। ये स्लाइड ना बाबर की स्ट्रैटेजी को दिखाती है। जरा सोचिए, एक के बाद एक 4 साल में 4 बड़ी लड़ाइयाँ, और चारों जीतीं। पानीपत से शुरुआत की, फिर खानवा, फिर चंदेरी और फिर घाघरा। बस इन्हीं 4 लड़ाइयों से उसने हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की ऐसी मजबूत नींव डाल दी जिसे हिलाना मुश्किल हो गया। ये एक नए एम्पायर की शुरुआत थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस दौर में और भी कई बड़ी लड़ाइयां हुईं, जैसे पानीपत की दूसरी लड़ाई जिसने अकबर के साम्राज्य को स्टेबल किया। फिर हुआ तालीकोटा का युद्ध जिसने दक्षिण के शक्तिशाली विजयनगर साम्राज्य को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और हाँ, पानीपत की तीसरी लड़ाई को कैसे भूल सकते हैं। इसने मराठों के दिल्ली पर राज करने के सपने को बुरी तरह तोड़ दिया। तो अब एक सवाल मन में आता है ना, जब भारत की बड़ी बड़ी ताकतें आपस में ही लड़ने में बिजी थीं, तो क्या ये किसी बाहर वाली शक्ति के लिए एक सुनहरा मौका नहीं था? एक तरह का खुला न्योता कि आओ और यहाँ अपनी जगह बनाओ। तो चलिए देखते हैं कि इस मौके का फायदा किसने और कैसे उठाया। और बस यहीं से आधुनिक भारत का चैप्टर शुरू होता है। वो कहानी कि कैसे एक ट्रेडिंग कंपनी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, जो यहाँ सिर्फ व्यापार करने आई थी, वो देखते ही देखते पूरे हिंदुस्तान की मालिक बन बैठी। ये कहानी उन जंगों की है जिन्होंने भारत का नक्शा और तकदीर दोनों को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। यहाँ 2 तारीखें देखें, 1757 और 1764। सिर्फ 7 साल का अंतर, लेकिन इन 7 सालों में लड़ी गई 2 लड़ाइयाँ, प्लासी और बक्सर, गेम चेंजर साबित हुईं। बस इन्हीं 2 जीतों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का बेताज बादशाह बना दिया, और कह सकते हैं कि यहीं वो पहली ईंट रखी गई जिस पर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की पूरी इमारत खड़ी होने वाली थी। एक बार बंगाल हाथ में आ गया तो अंग्रेजों ने रुकने का नाम नहीं लिया। उन्होंने एक एक करके भारत की बाकी बची बड़ी ताकतों को चुनना शुरू किया। पहले मैसूर के टीपू सुल्तान, फिर पावरफुल मराठा और आखिर में बहादुर सिख। इन सब के साथ लंबे और जबरदस्त युद्ध हुए। ये एक पूरा दौर था लड़ाइयों का। और फिर आया 1857। ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी, ये तो एक भूचाल था जिसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। और इसका नतीजा ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म और भारत की सत्ता सीधे चली गई ब्रिटिश क्राउन के पास, यानी ब्रिटेन की महारानी के हाथ में। बस यहीं से शुरू हुआ वो दौर जिसे हम ब्रिटिश राज के नाम से जानते हैं। आखिरकार 1947 में देश आज़ाद हुआ, लेकिन क्या लड़ाइयाँ खत्म हो गई? नहीं, संघर्षों का दौर अभी बाकी था।
आज़ाद भारत को अपनी नई नई बनी सरहदों को बचाने के लिए और दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए कई और युद्ध लड़ने पड़े। अच्छा, अब तक हमने भारत की बात की, लेकिन भारत के इतिहास को पूरी तरह समझने के लिए हमें थोड़ा जूम आउट करके देखना होगा कि उस वक्त बाकी दुनिया में क्या चल रहा था। तो चलिए अब फटाफट दुनिया के कुछ ऐसे बड़े युद्धों पर नजर डालते हैं जिन्होंने ग्लोबल हिस्ट्री को एक नया मोड़ दिया। प्राचीन ग्रीस में मैराथन की लड़ाई से लेकर जिसने डेमोक्रेसी को बचाया, 20वीं सदी के 2 वर्ल्ड वॉर्स तक जिन्होंने दुनिया भर के साम्राज्यों को खत्म कर दिया और नई सुपर पावर्स को जन्म दिया, ये वो लड़ाइयाँ थीं जिन्होंने सिर्फ देशों के नक्शे नहीं बदले बल्कि लोगों के सोचने का, उनके जीने का तरीका तक बदल डाला। तो अब तक हमने इतनी सारी तारीखें और लड़ाइयाँ देख लीं। अब सवाल यह है कि भाई इन सबको याद कैसे रखा जाए, है ना मुश्किल? चलिए अब कुछ स्मार्ट तरीके देखते हैं। इतिहास में कुछ पैटर्न्स छिपे होते हैं, अगर हम उन्हें पकड़ लें तो ये सारी घटनाएं अपने आप जुड़ती चली जाएंगी। पानीपत ये सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, ये 3 बड़ी कहानियों का गवाह है। देखिए, पहली लड़ाई ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी, दूसरी ने अकबर के राज को मजबूत किया, उसे कंसोलिडेट किया, और तीसरी लड़ाई उसने मराठों की बढ़ती ताकत पर एक ब्रेक लगा दिया। सोचिए, मैदान एक ही, लेकिन 3 लड़ाइयों ने इतिहास को 3 अलग-अलग दिशाओं में मोड़ दिया। 1857 का असली मतलब क्या था, ये स्लाइड बिल्कुल साफ-साफ बताती है। ये सिर्फ पावर का ट्रांसफर नहीं था कि एक के हाथ से सत्ता लेकर दूसरे को दे दी। नहीं, ये शासन करने के पूरे तरीके में एक फंडामेंटल चेंज था। अब भारत पर कोई ट्रेडिंग कंपनी नहीं बल्कि सीधा ब्रिटिश साम्राज्य राज कर रहा था। ये बात बिल्कुल 100% की है। 1757 और 1764, प्लासी और बक्सर, ये वो 2 लड़ाइयाँ थीं जो भारत में ब्रिटिश राज की नींव बनी। इन्हीं 2 जीतों के बाद अंग्रेजों के लिए हिंदुस्तान पर हुकूमत करने का रास्ता पूरी तरह खुल गया। ये 2 साल भारत के भविष्य के लिए सबसे अहम सालों में से थे। तो आखिर में अगर कुछ की पैटर्न्स याद रखने हैं तो ये 3 जरूर ध्यान में रखिए। पहला, 1191 से 1194 के बीच गौरी और राजपूतों की लड़ाई, यहीं से सल्तनत काल शुरू हुआ। दूसरा, 1526 से 1529, बाबर की लगातार जीतें और मुगल साम्राज्य की स्थापना। और तीसरा, 1761, पानीपत की तीसरी लड़ाई, जो मराठों के डिक्लाइन का सिग्नल थी। बस ये 3 पैटर्न और आपको मध्यकालीन भारत का पूरा उतार चढ़ाव समझ आ जाएगा। तो हमने देखा कि इतिहास कैसे खुद को दोहराता है। एक शक्ति आती है, साम्राज्य बनाती है और फिर उसका पतन होता है। ये जो आक्रमण, कंसोलिडेशन और फिर विद्रोह का जो साइकिल है, ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि आखिर किसी भी पावर को, किसी भी सत्ता को परमानेंट क्या चीज़ बनाती है? क्या सिर्फ मिलिट्री की ताकत काफ़ी है या फिर कुछ और भी है? इस सवाल पर सोचिएगा ज़रूर।